छात्र जीवन से ही अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले फखरुल हसन चांद, जी हाँ, जिन्होंने शुरुआत की क्रिश्चियन कॉलेज से 2000 सन 2000 के अंदर उन्होंने छात्र सभा समाजवादी छात्र सभा के समर्थन के तले चुनाव लड़ा और 2003 में वो क्रिश्चियन कॉलेज के अध्यक्ष बने। आज वो हमारे साथ एक मेहमान के रूप में हमारे पॉडकास्ट में अवेलेबल हैं। चांद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। चांद भाई, शुरुआत करते हैं आपके प्रारंभिक शिक्षा से। थोड़ा सा आप बताएं कि आपके छात्र जीवन में आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई। और देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा में अपना हीरोज मेमोरियल स्कूल रहा, वहाँ से पढ़ा। फिर सेंट जोसेफ में भी पढ़ा मैं। फिर अमीनाबाद इंटर कॉलेज आया। फिर उसके बाद मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज आया। तो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से ही मैंने बीए किया, एमए किया, बीपीएड किया, एमपीएड किया, एलएलबी मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी से की, और अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ बीबीटी से जी। और मैं 2000 में छात्र संघ का संयुक्त मंत्री बना, समाजवादी पार्टी के समर्थन से। उनके उस पर टिकट तो नहीं होता सिंबल, लेकिन उनका पार्टी का समर्थन था। 2003 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। फिर मैं संगठन में काम करता रहा, छात्र सभा में करता रहा। फिर मेरी पढ़ाई 2010 में जब मैंने एमपीएड कंप्लीट किया, तो उसके बाद 2014 में मेरी ज्वाइनिंग लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में ही हुई, ऐसे लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब मैं वहीं काम कर रहा हूँ, फिर पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो पार्टी के लिए काम है। वर्तमान में एक प्रोफेसर हैं आप क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर। नहीं, मैं अपनी दोहरी भूमिका में हूँ। दोनों मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक पर्सन भी हूँ, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी है कॉलेज की भी, वो भी मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, यहाँ भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। कुल मिला के शुरुआत आपने छात्र जीवन से की। आप एक होनहार छात्र नेता भी रहे और उसके बाद उसी कॉलेज के अंदर आप आज के डेट में प्रवक्ता हैं और साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो आप मौजूदा हालात में ये आपकी पहचान। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा बताइए कि अखिलेश यादव जी से आपकी पहली बार कब मुलाकात हुई? देखिए, जब मैं संयुक्त मंत्री का चुनाव में लड़ा 2000 में, जब मैं तब पहली बार जब मैं चुनाव जीत के गया, तो स्वर्गीय ब्रह्मा बख्श सिंह गोपाल थे, पूर्व अध्यक्ष हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। तो हम सब चुनाव जीत के गए थे, हम लोग लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के भी और साथी भी थे। तो हम सब लोग नेताजी से मिले और नेताजी से मिले कि हम चुनाव जीत के आए। मैं बहुत मुझे लगता है उस समय मेरी उम्र रही होगी 17-18 साल ऐसी। मैं वो इंटर पास करके गया था और उसी साल मैं चुनाव जीत गया था। तो उसके बाद नेताजी ने हम लोगों से कहा कि मेरे पास नहीं जाओ, उनके अखिलेश जी के पास जाने के लिए कहा और उनसे मिलने के लिए कहा कि जाओ उनके साथ काम करो। तो हम लोग फिर उनसे आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं मिला और उनसे उसके बाद मैं मिला तो फिर उन्हीं के साथ रहा, उनके साथ काम किया, उनके साथ बहुत से आंदोलन में भी हम लोगों ने हिस्सा लिया। तो वो हमारी पहली मुलाकात थी। आज तो 24 साल 25 साल का लंबा समय हो गया। जी। नेताजी से नेताजी से आदेश मिलने के बाद और आपने अखिलेश जी का साथ पकड़ा, तब से अभी तक आप 24 साल से उनके भी कार्यकाल के गवाह हैं और आप तो आपकी जो कार्यशैली है 24 साल जो आपने समाजवादी पार्टी के साथ एक लंबा समय और निकाला है आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी के साथ कभी ऐसा हुआ हो, कोई आंदोलन आपने किया हो कभी, क्योंकि एक लंबे समय से आप उनके साथ कार्यरत हैं, कोई ऐसा आंदोलन? नहीं, आंदोलन तो पूरा जीवन ही आदरणीय अखिलेश यादव जी का संघर्ष में रहा। वो जब राजनीति में आए, सांसद बने, तो उसके बाद लगातार आंदोलन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाने का काम किया। आज भी वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक इतनी बड़ी पार्टी जिसके देश में तीसरी सबसे बड़ी सांसदों की संख्या हो, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सड़क पे उतरने से गुरेज नहीं करते हैं। बहुत से मौके आए, जेपीएनआईसी का मुद्दा आया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो उसका गेट बंद था तो गेट बांध के भी चले गए जी, वो वीडियो। और बहुत से मुद्दे ऐसे रहे जब अपने कार्यालय से निकले या सीधे विधानसभा पहुंच गए, सड़क पे विधानसभा पे बैठ गए। तो आज की राजनीति में इतना संघर्ष वाले नेता जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सांसद बनने से लेके मुख्यमंत्री बनने तक, उसके बाद भी
पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद फिर भी वो जो संघर्ष का रास्ता है, जो सड़क का रास्ता है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी छोड़ा नहीं। और मुझे याद है कि 2003 की घटना है, अगस्त 2003 में हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय पे आंदोलन कर रहे थे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में आना था, जिसकी हम सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे। आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी थे, अभिषेक सिंह आशु थे, हम बहुत से लोग थे वहां पे। जब हम लोग इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, वहाँ आंदोलन था, एक मीटिंग होनी थी वहाँ पे। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने अपनी दीवारों पे लिखवा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तब भाजपा और बसपा की मिलीजुली सरकार थी, आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी। वो आंदोलन हुआ तो उस दिन वो पहला आंदोलन था जो हम 2003 में अगस्त में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग ने लखनऊ विश्वविद्यालय किया था। और हम लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी लखनऊ विश्वविद्यालय में परिसर में बोल रहे थे भाजपा और बसपा सरकार के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी और बसपा की सरकार गिर गई थी। और सितंबर फिर उसके बाद नेताजी मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि नेताजी ने नौजवानों से वादा किया था कि हमारी कलम की स्याही नहीं सूखेगी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद और छात्र संघों से ताले खुल जाएंगे। तो नेताजी मुख्यमंत्री बनते हैं और छात्र संघ के चुनाव होते हैं। और उसी साल सितंबर में 28 सितंबर की वो तारीख थी जब मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष बना। तो हम सब तो लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो पहला आंदोलन था जिसमें हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ अगस्त 2003 में शामिल हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइए, आपने जैसा बताया कि दौर आपका बहुत आंदोलनों से गुजरा है, आपने अपने इस कार्यकाल में बहुत सारे आंदोलन किए हैं। कभी किसी आंदोलन के दौरान आपको जेल जाना पड़ा, या पहला मुकदमा कब छात्र जीवन में, क्योंकि पहला मुकदमा और पहला जेल बड़ा यादगार होता है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, ऐसे तो मैं क्रिश्चियन कॉलेज में भी बड़ा अपने छात्रों के लिए, अपने साथियों के लिए, मुद्दों के लिए लड़ता रहा, लेकिन पहला मुकदमा लिखा मेरे पे अध्यक्ष होने के बाद भी कभी मुकदमे नहीं लिख पाए या नहीं लिखे गए, या आंदोलन करते रहे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र नेताओं पे जल्दी प्रशासन मुकदमा नहीं लिखता है। वो सोचता है कि छात्र हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो ये हमेशा तो, लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तो छोटी छोटी बातों पे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, मुकदमे लिख दिए जाते हैं, गंभीर धाराओं में लिखे जाते हैं। लेकिन जब 2007 में आदरणीय मायावती जी की सरकार बनी, तब छात्र संघों पे प्रतिबंध लगा, और छात्र संघों पे जब प्रतिबंध लगा तो समाजवादी पार्टी का छात्र सभा वो आंदोलन कर रही थी। हम सब लोग उस आंदोलन का हिस्सा थे। और एक रात जब आदरणीय मायावती जी की होल्डिंग पे पूरे शहर में कालिक पोत दी जाती है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध जितने महाविद्यालय थे, उन सब के जो अध्यक्ष थे, छात्र नेता थे, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन सब पे एक ही रात में 4 थानों से मुकदमे लिखे गए। अच्छा। और वो 4 थानों से मुकदमे रात में मेरे पर पहली बार लिखे गए 2007 में, जब कालिक पोतने का मामला सामने आया। उसमें हमारे साथी, जो हमारे कालीचरण डिग्री कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष थे मनीष यादव, वो पकड़े भी गए। और हमारे एक दूसरे साथी हैं, हम लोगों के पूर्व मंत्री रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे, पवन पांडे, वो भी पकड़े गए। हालांकि पवन पांडे उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन पवन पांडे अपने घर पे थे, और मुझे मालूम, मैंने पूछा था कि क्यों रुके हुए थे, जब पता था कि इस तरह की कोई घटना हो गई, तो उनका कहना था कि मैं तो हिस्सा था नहीं। हाँ। तो मैं घर पे सो रहा था। वो तो सेफ थे, उनको लगा कि मैं तो इसका पार्टिसिपेशन नहीं लिया। बसपा की सरकार में दमन ज्यादा होता था। अच्छा। और तब उस सरकार में मुकदमे लिखे गए, उस मुकदमों में बाद में उसी मुकदमों पे गुंडा एक्ट लगा दिया गया। अच्छा। उन्हीं मुकदमों पे गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। वो सब मुकदमे हम लोगों पे लिखे गए, लेकिन आंदोलन का रास्ता या संघर्ष का रास्ता हम लोगों ने नहीं छोड़ा। वो रास्ता आज भी जारी है। तब भी सरकार बनी, मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए, कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया उन मुकदमों से। तो अब तो कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन तो उसमें गिरफ्तारी हुई, आपकी जेल जाना पड़ा मतलब? नहीं, उसके लिए मैं आपके चैनल पे भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, नेताजी का, हमारे चाचा आदरणीय शिवपाल यादव जी का, सबने ये कहा कि छात्र नेता इनकी कानूनी मदद करी जाए जो लोग बाहर हैं। तो हम लोग हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से
हम लोग गिरफ्तारी का हिस्ट्री मिल जाता है। तो उस समय अब नहीं इस दुनिया में है, स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी जिंदा थे, भाटिया जी ने स्टे कराए। अब सीनियर एडवोकेट हैं इस समय अरुण सिन्हा जी, उन्हीं ने हम छात्र नेताओं की मदद की, हम लोगों की जो अरेस्ट स्टे करवाए। फिर बाद में जब चार्जशीट फाइल हुई तो उसमें प्रोसीडिंग स्टे हुए, फिर वही मुकदमे सब कोर्ट से खत्म हो गए। कोर्ट ने, क्योंकि कोई किसी के खिलाफ कोई एविडेंस तो ऐसा था नहीं, और कोई, अब मुझे याद है कि हम लोगों पे तो उन मामलों में कालिक पोतने पे 4 मुकदमे एक थाने पे, फिर गुंडा एक्ट भी, गैंगस्टर भी, सब कुछ कर दिया, सारे जतन कर दिए गए, जबकि इतना बड़ा कोई अपराध नहीं था। लेकिन आपने बताया दमनकारी नीति, नहीं दमनकारी थी। फिर मैं देखता हूँ कि एक बार मैं कालिक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार फेंकी गई, उनके चेहरे पे ही फेंक दी गई। एक बार मुझे याद है कांग्रेस के लीडर पे भी फेंकी गई। तो कालिक फेंकने पे मुझे तो नहीं याद कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसी के खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखवाया या कोई दमन हुआ। वो तो खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। यहाँ तो एक सांकेतिक विरोध था कि छात्र संघों पर प्रतिबंध लगे, तो वो होल्डिंग को बैनर पे कालिक पोती गई थी, किसी व्यक्ति पे नहीं पोती गई थी। वो एक सांकेतिक विरोध था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर आपका विरोध का तरीका क्या होगा। तो ये सांकेतिक विरोध था, लेकिन उस पे जिस तरह की दमन की नीति अपनाई गई, एक ही रात में 4 मुकदमे लिख देना, फिर गैंगस्टर लगा देना, गुंडा एक्ट लगा देना, बहुत से लोगों की हिस्ट्री शीट खोल देना उन्हीं मुकदमों पे। तो इस तरह की दमन की नीति उस सरकार में हुई थी, बाद में भी जारी रही। कई आंदोलन हुए कि छात्र नेताओं पे मुकदमे दर्ज होते रहे। तो ये तो संघर्ष है मुकदमों से। कहते हैं हमारे नेता भी, हम लोग भी इस बात को कहते हैं कि समाजवादी नहीं डरते हैं। सही बात। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपकी बहुत नजदीकियां रही हैं अखिलेश यादव जी के साथ, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो जिसमें कोई मुकदमा लिखा गया हो या आपने कोई उग्र धरना प्रदर्शन किया हो और उसके बाद अखिलेश जी ने आपको कोई डांट फटकार लगाई हो? कैसा रिएक्शन रहता था? मान लीजिए आदमी तो अपने नेता के पास ही जाता है कोई भी कार्य करने के बाद, तो उनका रिएक्शन कैसा रहता था? नहीं, मुझे याद है जब इन मुकदमे लिखे गए एक रात में, तो मैं चला गया था दिल्ली, गुड़गांव में रहा 27 दिन। अच्छा। तो यहाँ था नहीं, क्योंकि छात्र राजनीति कर रहे थे, ना उतने संसाधन थे, और परिवार भी कि हमारे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में था नहीं। तो ये कि जो है ये मुकदमे लिखे, मेरे घर परिवार में, खानदान में बड़ी चर्चा हुई। हमारे फादर उस समय थे, जिंदा थे, उनसे कहा गया घर खानदान वालों ने कि ये लड़का जो है घर खानदान का नाम जो है बदनाम कर रहा है, इस पे मुकदमे लिखे गए। हम लोगों पे कभी मुकदमे घर खानदान में किसी पे नहीं लिखे गए। तो मुझे याद है मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा वो चोरी डकैती में अंदर नहीं गया है या चोरी डकैती का मुकदमा नहीं लिखा है, वो संघर्ष कर रहा है, वो मुद्दों की राजनीति कर रहा है। तो जनता के जो मुद्दे हैं या छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठा रहा है, वो मुकदमे लिखे गए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके साथ। परिवार का समर्थन मिला? हाँ, उस समय मुझे परिवार का समर्थन मिला। और जब मैं था गुड़गांव में और दिल्ली में रह रहा था, तो मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी को फोन किया, तो भैया ने मुझसे हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारे पे भी मुकदमा लिख गया। तो मैंने उनसे कहा क्या आप हंस रहे हैं, और यहाँ मेरे पास पैसे से नहीं है, और जो है वो मैं इधर दिल्ली आ गया हूँ मैं। तो मुझसे कहने लगे कि परेशान ना हो। तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों, जब मैं वहाँ मौजूद था, तो एक दिन से कह के उन्होंने कहा कि जान को पैसे पहुंचा दो। तो मदद की उन्होंने आपकी? हाँ, वो मदद की। और मुझे लगता है वो मदद वो समय समय पे आज भी नौजवानों की करते हैं, या उनके पास कोई चला जाता करते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय कि ये लोग बाहर रहे, आंदोलन किया था, अब नहीं ये पैसे कहाँ दिए जाए। फिर मुझे याद है कि एक बार लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के में छात्र नेता सब आंदोलन कर रहे थे मुद्दों को लेके, वहां मुकदमा लिखा गया। तो मैं बाहर था, फिर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि मुकदमा लिख गया, रोड जाम हो रही थी, छात्र नेता सब कर रहे थे, मेरे पे भी लिख दिया गया। तो उन्होंने वकील को भी फोन किया, कहा कि किसी को भेज दो, घर से जाके पैसे ले ले। तो हम छात्र नेता जो उनसे जुड़ाव है हमारे नेता से, वो हम लोगों का व्यक्तिगत जुड़ाव है कि हमेशा अगर हमारे नेता को देखिए तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी सबकी मदद करते हैं। और समाजवादी पार्टी एक परिवार है, और हम सब इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम लोग भैया कहते हैं उन्हें, तो हम भैया कहते हैं इसलिए क्योंकि भैया से हम लोग कनेक्ट होते हैं। जो और लोग हैं भैया कहते तो हमारा एक परिवार है, और परिवार
ही समाजवादी पार्टी है और हम सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी सबकी मदद करते हैं, हमेशा करते हैं। अच्छा ये बताइए प्रोफेसर साहब, कभी आज तक ऐसा हुआ कि आपको अखिलेश यादव जी के सामने ही कोई उनकी बात आपको नागवार गुजरी हो या उनकी कोई नीति नागवार गुजरी हो तो आपने उनसे मतलब उस लहजे में नहीं लेकिन अपना विद्रोह या अपना गुस्सा कुछ ऐसा कभी दर्ज कराया हो कि नहीं नहीं आप नहीं सही कह रहे हैं, या आपने उनकी हामी में हामी ना भरी, कोई तो घटना होगी? बड़ा लंबा कार्यकाल है 25 साल। नहीं नहीं, मैं हमेशा उनका आज्ञाकारी हूँ। अरे तो आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ और आज्ञाकारी कार्यकर्ता। लेकिन ये ठीक है कि मुझे याद है कि 2009 का लोकसभा चुनाव था और संजय दत्त चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ पाए बाद में, लेकिन बहुत समय तक प्रचार किया संजय दत्त जी ने। लखनऊ की में घूमे, उनको हम लोगों की जिम्मेदारी थी, मैं छात्र सभा का नगर अध्यक्ष था, उनको लेके घूमते थे, उनके साथ बहुत समय रहा। तो फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल था, तो एक दिन उनको लखनऊ में साइकिल चलानी थी। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम सबको बुलाया, सब छात्र नेताओं को, सबको, नौजवानों को, कि लखनऊ में मीटिंग की पार्टी ऑफिस, और कहा कि साइकिल चलानी है। तो हम उस समय मैं एमपीएड कर रहा था, तो मेरे पास हॉस्टल में लड़के लड़कियां बहुत थी, फिजिकल एजुकेशन वाले बहुत थे। तो मैंने कहा कि भैया वो आप साइकिल चला रहे हो, उससे पहले मैं जो हूँ 2 दिन पहले साइकिल चला लेता हूँ और लोगों को सबके साथ, अपने टीम के साथ। तो उन्हीं ने मुझसे मना किया कि नहीं नहीं, साइकिल नहीं चलानी है, जिस दिन हम चलाएंगे उसी दिन साइकिल चलानी, सारी तैयारी करो, सारी ताकत एक दिन लगानी। लेकिन मुझे नहीं ध्यान कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे जिद की कि नहीं मैं साइकिल चलाता हूँ 2 दिन पहले, फिर मैं उस दिन भी ताकत लगाऊंगा। तो उस पे उन्होंने मुझे डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम ही साइकिल चलाओ, जाओ मैं नहीं चलाऊंगा साइकिल। अच्छा। तो और पर जो है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब थोड़ा गुस्सा हो गए तो मैं खामोश हो गया। फिर मैं दूसरे दिन पार्टी ऑफिस पहुंचा तो मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मेरे साइकिल चलाने से मैसेज पहुंचेगा तुम्हारे? तो मैंने कहा आपके। तो कहने लगे फिर एक ही दिन ताकत लगाई जाएगी या 2 दिन ताकत लगाई जाएगी? तो मैंने कहा एक ही दिन लगाई जाएगी। कहने फिर ये सवाल क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे समझाया, हम लोग की छात्र राजनीति कर रहे थे और मुझे उनकी बात भी समझ में आई, और हम लोगों ने फिर उस साइकिल यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा बनाया इस लखनऊ शहर में। 2009 की बात, 2009 की बात है, लोकसभा चुनाव के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचार कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, पिछले लगभग 25 साल से आप उनके साथ हैं, आपने उनका शुरुआती दौर भी देखा है, वो मुख्यमंत्री बने तब वाला भी दौर देखा आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब भी दौर देखा, सांसद बने तब भी आपने वो दौर देखा है। क्या डिफरेंस आया है उनके अंदर, क्योंकि आप बहुत नजदीक रहे हैं उनके, पिछले 25 सालों में पहले के अखिलेश और अब के अखिलेश में क्या डिफरेंस आपने देखा कि जो ये डिफरेंस आया हो उनके व्यक्तिगत नेचर में? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे 25 साल पहले थे वैसे ही आज हैं। अच्छा, उनके में कोई बदलाव नहीं है। समय बीता है, लेकिन समय के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी में कोई बदलाव नहीं है। मैं कह सकता हूं कि सन 2000 में जैसे मैं उनसे मिला था, आज भी 2025 चल रहा है और आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी वैसे ही हैं, वैसे ही मिलते हैं। और जब वो आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो हम नौजवानों को कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे आज हम लोग सोचते हैं कि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन हम लोगों को उन्होंने कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मुख्यमंत्री है। हम लोग उनके पास जाते थे तो उनसे अपनी जिद भी करते थे, संगठन की भी उस समय बात करते थे, ये करना है या ऐसे करना है। वो वैसे ही कल भी थे, वैसे ही आज भी हैं। और मुझे लगता है आदरणीय अखिलेश यादव जी में कोई परिवर्तन नहीं आना है उनके नेचर में। और शायद यही वो एक बड़ा कारण है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब सड़क पे जाते हैं या कहीं निकल जाते हैं, कहीं अनजान जगह भी चले जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, तो पब्लिक, नौजवान वो खुद ही उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए खुद दौड़ी दौड़ी चली जाती है। और ऐसा मैग्नेट या ऐसा जादू इस देश की राजनीति में वर्तमान में पूरे देश में, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी नेता में नहीं। अच्छा। आप किसी को देख लीजिए। और ये पहचान संघर्ष से बनी है, ये संघर्ष से बनी पहचान है। मैं कहता हूँ कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारे नेता, मुझे याद है कि वो आज भी सड़क पे उतरते हैं, आज भी संघर्ष करते हैं। मौका पड़ता तो आज भी वो पहुंच जाते हैं कहीं पे कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो हम पुलिस प्रशासन रोकने के लिए लगती है। तो आज भी वो वैसे ही है। और
किसी और व्यक्ति को देख लीजिए या किसी और पार्टी के नेता को देख लीजिए जो इस शिखर पे हो, इस राजनीति के, कि वो सड़क पे आते हैं। मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो आज संवैधानिक या सर्वोच्च लोकतांत्रिक पदों पर बैठे हों, उनका कोई संघर्ष मतलब बता आपका दीजिए। कहने का मतलब सीधे जुड़ाव है उनका अपने कार्यकर्ता से? नहीं, कार्यकर्ताओं से भी जुड़ाव है, सीधे पब्लिक से भी जुड़ाव है, और उनकी मेमोरी बड़ी शार्प है। अपनी बात आप उनके सामने नहीं रख भी सकते हैं। जैसे वो किसी से एक बार मिल लेते हैं जी, तो वो उनको भूलते नहीं है, और अच्छा। व्यक्ति सोचता है कि मुझे पहचानते होंगे या नहीं पहचानते होंगे, लेकिन वो आप मिलिए तो कहेंगे नहीं मुझसे मिल चुके हैं, और पहले वो मिल ये चुका, हाँ, मैं नाम भी जानता हूँ। बताएंगे। हो सकता है कभी ये हो जाता है कि नाम नहीं, लेकिन वो बता देते हैं कि यहाँ मिला इनका ये काम है, इनसे यहाँ मिले थे, या ये इस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं। मुझसे पूछिए तो हम लोग बहुत से लोगों को आज भी बाई फेस जानते, नहीं जानते कि ये कहाँ रहती है। लोग मिलते जुलते रहते, राजनीति में होता। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो आज भी जो लोग पार्टी के वर्कर हैं या पार्टी के लोग हैं, वो ये भी जानते हैं कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, ये व्यक्ति किस विधानसभा से टिकट मांग रहा है, उनको सबकी जानकारी है। हम लोग डीपली सोचते हैं। नॉलेज है। हाँ, उनको सबके बारे में जानकारी है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब, इतने लंबे कार्यकाल में, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपने 25 साल, जवानी के 25 साल उनके साथ निकाले हैं। इस समय आदमी की मेमोरी भी बहुत तेज रहती है, एग्रेशन भी रहता है, और सारी चीज़ों को भली बात कर भी पाते हैं। 25 साल के दौरान कई बार रिश्ते गड़बड़ाए, जैसे शिवपाल जी से बीच में मनमुटाव हुआ। दोनों लोगों के साथ आपके अपने व्यक्तिगत रिश्ते कैसे, आपने उनको कैसे निभाया? अखिलेश जी के साथ और शिवपाल जी के साथ आपके व्यक्तिगत रिश्ते कैसे हैं? देखिए, वो परिवार के बीच में जो एक फेस था वो अब समाप्त हो गया। अच्छा, कुछ समय जरूर रहा, और अब जब हम उस समय को और अब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी, क्योंकि हम सत्ता में थे। पहली बार समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रयासों से, मेहनत से बनी थी। नेताजी तो थे, उनके योगदान को तो कोई नहीं बुला सकता, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जनता में भरोसा इस बात का जताया कि नौजवान जुड़ा, और गुंडे माफियाओं को पार्टी से दूर रखने का वादा किया, रोजगार की बात की, तो पब्लिक कनेक्ट हुई, और पहली बार समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी हमारे पार्टी को, हमारे परिवार को तोड़ने की, और वो साजिश में भाजपा कुछ हद तक कामयाब हुई। तभी हम 2017 का विधानसभा चुनाव इतना काम करने के बाद, जनता के लिए इतना काम कि आज भी हम लोग उन कामों को बताते हैं पब्लिक को। पब्लिक भी कहती है कि 5 साल की सरकार में समाजवादी पार्टी के जितना काम हो गया 25 सालों की सरकारों में नहीं हो पाते थे, और आज 10 साल की या 9 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में भी वो काम नहीं हो पाए। तो हमारे रिश्ते आदरणीय, क्योंकि हम लोग सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ थे, उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने कभी चाचा का कोई अपमान नहीं किया या चाचा के लिए कोई ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और आदरणीय शिवपाल यादव जी, क्योंकि वो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े हुए हैं और वहीं से उन्होंने बीपीएड भी किया, तो अगर वो ऐसे देखा जाए तो मैंने वहीं से बीपीएड एमपीएड किया, हमारे डिपार्टमेंट से रहे, और वो हम लोगों के सुपर सीनियर भी रहे। तो कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। आज सब एक है, परिवार एक है, परिवार की ताकत एक हुई है, और हम सब लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में एक होके हरा के दिखा के आए हैं, और आगे 2027 में सब मिलकर अब सब ठीक है परिवार के अंदर? सब ठीक है। कोई मनमुटाव नहीं? चाचा का सम्मान, चाचा है, वो हमेशा चाचा ही चाचा को अब गार्जियन तो नहीं बना दिया गया कि उनकी भूमिका सिर्फ पीछे से ही रहे, उनको फ्रंट पे ना आने दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा अभी 3 दिन पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ घर से पार्टी ऑफिस आए थे, चर्चा करते हैं, जो पार्टी के मुद्दे हैं उन पे बातचीत होती है, कैसे क्या करना है, सबसे मिलजुल के, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती, तो हम सबके विचार लेते, सबकी बात। लेकिन ये सही है कि आखिरी निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी का, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फैसले उन्हीं को करने हैं। अच्छा, बीच बीच में कई बार पार्टी के अंदर से ही आवाज आती है, कई लोग, देखिए चाचा जी के योगदान को समाजवादी पार्टी इतनी आसानी से नहीं भुला सकती है पार्टी के अंदर। फिलहाल बीच से ही कई बार आवाज आती है कि शिवपाल जी को आगे लाया जाए, और उनके जो उनका अनुभव है उसका और पार्टी अच्छी तरीके से उपयोग में लेके आए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चाचा की जो भूमिका है
चाचा विधायक हैं और चाचा सत्ता तो हम लोग नहीं है, हम लोग विपक्ष में, तो चाचा लगातार पब्लिक से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी पीडीए की फॉर्मूला है, उस पीडीए के फॉर्मूले के तहत संगठन में, पार्टी में जिसकी भूमिका जो दी जा सकती है, जो की जा सकती है, वो सब लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग पद पे रह के कर रहे हैं, कुछ लोग बिना पद के रह के कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि पार्टी में कोई महत्वपूर्ण किसी के पास पद हो तभी वो काम करेगा। तो चाचा सभी पदों पर हैं, ऐसा तो कोई पद है नहीं कि चाचा के पास रहा ना हो। तो चाचा को कोई शिकायत नहीं। ये शिकायत उन लोगों की तरफ से आती है, या वो लोग ये सवाल उठाते हैं जो चाहते हैं कि पार्टी में फिर से उस तरीके की कोई तस्वीर नजर आए, लेकिन वो तस्वीर नजर नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। प्रोफेसर साहब, ये बताइए, आपने छात्र जीवन में छात्र राजनीति को भी बहुत नजदीक से देखा है और अब आप मुख्य धारा की भी राजनीति में पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की तरफ से क्वेश्चंस का आंसर देते हैं ओपन। क्या दोनों की जो परिभाषा है, दोनों के विचारधारा में क्या मुख्य डिफरेंस आप देख पाते हैं? छात्र राजनीति और जो मुख्य धारा की राजनीति है, दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, छात्र राजनीति और मुख्य राजनीति में बड़ा फर्क है। अब यहाँ पे हमारी विचारधारा है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जिसके लिए हम प्रवक्ता के तौर पे हमें तो अपनी पार्टी का जो भी जो है पक्ष है उसका बचाव करना है, अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। छात्र राजनीति एक स्वतंत्र राजनीति होती है जहाँ पे चीजें कैंपस की होती हैं, कैंपस की समस्याएं होती हैं, नौजवानों के मुद्दे होते हैं। कभी कभी नौजवान अपनी ही विचारधारा या अपनी सरकार के खिलाफ भी सवाल उठाते हैं, तो वो छात्र राजनीति का विषय होता है। लेकिन जब आप मुख्य धारा में या मुख्य पार्टी की राजनीति करते हैं, किसी दल की राजनीति करते हैं, तो उस दल में अनुशासन के साथ, विचारधारा के साथ, पार्टी के नेतृत्व के साथ, पार्टी जिन दिशा निर्देशों के साथ काम करती है उनमें काम करना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा माहौल को और हल्का करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे अभी और लूंगा, लेकिन उसके बीच में पहले थोड़ा आपके ऊपर और व्यक्तिगत और थोड़ा फोकस करते हैं। अगर किसी को समझना हो फखरुल हसन चांद को, तो एक या दो लाइन में क्या समझे? ये समझ सकते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, आप हमसे मिलेंगे तो मैं आपका दोस्त हूँ, मतलब आपका भाई हूँ। मैं तो बिल्कुल मिलता हूँ, मैं तो पब्लिक में तो अपने छात्र जीवन से मैं हमेशा जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं मैं उनसे मिलता हूँ। और मैं एक आम इंसान हूँ, और मैं कभी जब भी किसी से मिलता हूँ मैं बिल्कुल आम इंसान अवेलेबल है आप, मतलब आराम से? बिल्कुल, मैं आसानी से मिलता भी हूँ, आसानी से लोगों से बात भी कर लेता हूँ, और मैं समझ के भी बात कर लेता हूँ। मैं जब कोई व्यक्ति मुझे मिलता है तो जैसे होता है वैसे ही बात कर लेता हूँ। खाली समय में क्या करना पसंद है? हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं कि अपने खाली समय को कैसे स्पेंड करना है। क्या आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, जब तक कॉलेज लाइफ रही या 2018 तक मैं कैंपस में या वहाँ ग्राउंड तक जाता रहा बॉल के लिए, सारी प्लेयर आपकी, मतलब? हाँ, मैं कि फुटबॉल खेलना ही खेलना है, ग्राउंड 4 बजे पहुंच ही जाना है, उसके बाद निकलना। फिर वो चीजें थोड़ा कोविड के बाद या कुछ और कारणों से ग्राउंड छूटा, तो अब जिम जाते हैं। जिम के बाद अपनी पार्टी का काम हम करते हैं। शाम को जब मैं फुर्सत के समय होता हूँ तो कैफे भी चला जाता हूँ, और कैफे में बैठ के लोगों से मिलता भी हूँ। अच्छे बुरे सब तरह के लोग मिलते हैं। तो सुना है कि कैफे में ही आपने अपना एक उस शौक को कार्य में भी बदल लिया। कैफे विद कुछ आपने ऐसा कोई शो या कैफे इधर नहीं कर रहा हूँ, ये सही है कि कुछ समय पहले मैं ऐसे ही मेरा मन हुआ तो कॉफी विद चांद करता था। कॉफी विद चांद, और मैं कोशिश करता था कि जो लोग और हैं उनके साथ मिलके कुछ चर्चा की जाए, कुछ पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की जाए। तो वो मैंने जरूर किया था। और लोग मिलते हैं, आप कैफे पे जाइए, कैफे का जो इतिहास है, मेरी अपने लोग या अपनी पार्टी के बहुत से लोग मेरे इस मुद्दे पे कि ये कैफे जाते हैं बहुत आलोचना भी करते हैं। मैं जानता हूँ इस बात नहीं, इसमें कोई आलोचना का कोई मतलब नहीं। मैं आलोचना मैं जानता हूँ, मुझे आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा आलोचनाओं को स्वीकार करता हूँ। और कि कैफे जाते हैं, कैफे तो चौधरी चरण सिंह जी भी जाते थे, और आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी से हम जब लोग बात करते हैं, वो आज भी हैं, तो कहते हैं कि शाम को कैफे वो कॉफी हाउस है हजरतगंज में जी, वहां पे इस देश की राजनीति करने वाले बड़े बड़े लीडर वो शाम को उस कैफे में बैठते थे।
कभी और अपने भैया अखिलेश जी को आपने कभी कॉफी पे बुलाया, उनको कॉफी पिलाई कि मैं यहाँ बैठता हूँ खाली समय में, कोई ऐसा रोचक नहीं किस्सा? नहीं, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार मुझसे पूछा, अच्छा। 2023 में जब नगर निगम के चुनाव चल रहे तो उससे पहले एक मीटिंग के बाद कि ये तुम आजकल कॉफी कहाँ पी रहे हो? अच्छा, तो उनको पता उन्होंने, चल गया मतलब वो नहीं वो इन्फॉर्मेशन? सोशल मीडिया से हाँ। मुझे लगता है, तो मैंने कहा कि भैया वो आपने किसान बाजार बनवाया था, उसी के अंदर कैफे खुल गए। तो मुझसे कहने कहाँ पे, हमने को अंदर जाके, तो कहने लगे अच्छा ठीक है तो किसी दिन चल के देखते हैं। तो फिर ये तय हुआ कि एक जब लखनऊ में जिस दिन प्रचार था कि मेट्रो से चलेंगे, तो उसी दिन तय हुआ कि उसी दिन चल के वहां पे देखते हैं क्या कौन सी कैफे और कॉफी कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ पे है। तो फिर हम लोग जब मेट्रो का कार्यक्रम हुआ, प्रेस हो गई, उसके बाद चुपचाप वहां कॉफी पीने के लिए चले गए थे, देखने के लिए चले कहते गए। ही हैं कि मतलब मतलब ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए आपने प्रोटोकॉल को तोड़ के उनको अपनी गाड़ी में बिठा के आप कैफे तक नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा कभी ऐसा कोई वाक्य कि उनको आप मतलब वो आपकी गाड़ी में ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हाँ वो अपनी आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां से निकले, जी, और निकलने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि चुपचाप आ जाओ पीछे चुपचाप पीछे। बिना तो बताए मैं किसी अपनी गाड़ी से ही गया, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने उनका प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल है, साथ? जी। तो उसके साथ ही गए थे। वो अपनी गाड़ी में, जहां तक ये तो मेरा सौभाग्य है कि वो मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता जो उनके साथ है, मैं उनके लिए काम करता हूँ, मैंने उनसे कहा कि चलिए कॉफी पीने के लिए, वो आ गई। आगे हमारे लिए बड़ी सम्मान सम्मान की की बात। बात है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ लोग इसीलिए पार्टी से बहुत कनेक्ट भी हैं, उनसे भी कनेक्ट हैं, मतलब और आपके वो जीवन की सबकी, सुखदायी घटनाओं में से एक है वो? नहीं वो भी है। फिर तो एक दिन मुझे याद है कि किसी पुराने लखनऊ में एक परिवार है जो पार्टी से जुड़ा हुआ था, वहां आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाना था। तो उनके घर में वो जो थे एक मौलाना थे, उनका निधन हो गया था, तो उस परिवार से उनको मिलना था। तो क्योंकि पुराने लखनऊ की गलियां हैं, तो लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी क्योंकि वो रिश्ते निभाते हैं, परिवार उनके रिश्ते निभाने वाले उनमें से कहा जाता है कि वो परिवार रिश्ते निभाती है समाजवादी पार्टी। तो आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि वहां जाना है। जब वहां पहुंचे तो वहां गली थी, तो मैं तब उन गलियों में ले जाने के लिए मैं अपनी गाड़ी में उनसे कहा कि आपकी गाड़ी उधर नहीं जा पाएगी, तो इस गाड़ी से ही चलना पड़ेगा। तब वो मैंने गाड़ी ड्राइव की, आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बैठे, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी थे वो पीछे बैठे। तो हमने क्योंकि पहली बार मैं उनके साथ गाड़ी चला रहा था, तो बहुत हिचकिचाहट भी थी, घबराहट भी थी। उन्होंने कहा नॉर्मल चलाओ, जाने दो, और गली में है, लड़े जड़ेगी बनवा लेना, हाँ जाने अब चलना तो पड़ा, वहां तक चलना ही है। तो वहां तक गए। वो एक वाकया है, वो तो मेरे पास आज वो कार है, मुझे लगता है मैं जीवन में उसको हटाने का सोच नहीं सकता। चलिए, वो यादें जुड़ी हैं हाँ आपके बिल्कुल साथ। जुड़ेंगी। बहुत अच्छी बात है। खाली समय में हमने सुना है गीत भी गाने गुनगुनाने का बहुत शौक है एक प्रोफेसर साहब को, आपको? नहीं, वो कॉलेज का दौर अलग था, आज दौर अलग है। कॉलेज के दौर में मैंने कल्चर सोसाइटी बनाई थी क्रिश्चियन कॉलेज में, और वो कल्चर सोसाइटी डॉक्टर मैकफॉलन सर जो लामा आर्ट्स के प्रिंसिपल रहे, अब तब हमारे क्रिश्चियन कॉलेज में ही थे, लेक्चरर थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो वो थे डॉक्टर एल्विन जे मुखर्जी सर थे, वो अब नहीं दुनिया में है। डॉक्टर रॉकी जॉन सर थे, वो नहीं है अब दुनिया में। ट्रेवर एक्बर्ट सर थे, वो भी दुनिया में नहीं। बहुत ये सब वो लोग हैं जो जल्दी चले गए, मतलब 48 या 50 के अंदर की एज में। और दीपक शर्मा मैम है इंग्लिश डिपार्टमेंट की, विनीता प्रकाश मैम आईटी की प्रिंसिपल बाद में हो गई, वो जब वो थी, माथुर मैम थी, बहुत से लोगों के साथ डॉक्टर एस अब्बास सर थे। हम सब ने मिलकर कल्चर सोसाइटी बनाई और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। वो कल्चर सोसाइटी, एक समय वो आ गया था कि क्रिश्चियन कॉलेज ज़ाइटगाइस्ट के उस इवेंट के वजह से जाना भी जा रहा था, और जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे एडमिशन भी इसलिए ले रहे थे कि यहाँ कल्चर सोसाइटी है और हमें इस कल्चर सोसाइटी का पार्ट बनना है, क्योंकि हम लोग उस इवेंट को लखनऊ में जो विश्वविद्यालय और जितने भी उससे एफिलिएशन हैं जिन महाविद्यालयों को, उन सबको बुलाते थे। बाकायदा कंपटीशन होता था, 3 दिन फेस्टिवल चलता था, वो बड़ा फेस्टिवल बन गया था, पहचान हो गई थी क्रिश्चियन कॉलेज की। और अब वो बंद है, वो दुखद भी है, लेकिन हम कभी प्रयास जरूर करेंगे कि क्रिश्चियन कॉलेज वापस अपनी उसी बुलंदियों पे फिर से वापस जाए, क्योंकि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज
इस लखनऊ शहर का सबसे पुराना कॉलेज है। जब लखनऊ विश्वविद्यालय भी नहीं बना था, 1887 में लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज बना, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय बना। तो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का एफिलिएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से था। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में बनी, तब वो एफिलिएशन क्रिश्चियन कॉलेज का लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से भी पुराना कॉलेज लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा अपनी बुलंदियों पर रहे और आगे बढ़ता रहे, क्योंकि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ने जो कुछ भी मुझे दिया, मैं उसका कभी कर्ज नहीं उतार सकता। मैं हमेशा उसका ऋणी हूँ, और कभी ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जो क्रिश्चियन कॉलेज का ऋण मेरे पे है वो मैं उसको उतारने का। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन आपको व्यक्तिगत जीवन में सोशल मीडिया पे बहुत सारी आपकी रील्स हमने देखी हैं, और वहाँ पे सुनहरे सुनहरे गाने पीछे बैकग्राउंड में। तो नहीं, अब तो मैं गाने ये जो शो है प्रोफेसर साहब, ये बड़ा बेबाक शो है। यहाँ पे आप बच के शॉर्टकट निकल के जा नहीं सकते, तो वो 2-4 लाइनें तो आपको गुनगुनानी पड़ेंगी जो हमारे दर्शक भी सुने, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत जीवन का पॉडकास्ट है। तो हम चाहते हैं कि 2-4 लाइनें तो हमारे दर्शकों के लिए जरूर। नहीं, अब तो मैं उस समय फिल्मी गाने गाता था, आज मुझसे कहिए तो आज हम लोग अपने नेता के लिए गाने गाते। लेकिन आप कह रहे तो जरूर 2-4 लाइनें। हाँ, मैं गजल के साथ, लेकिन अपने नेता के लिए भी मैं कुछ 2 लाइनें जरूर कहूंगा जी कि मैं जगजीत सिंह की गजल को सुना देता हूँ। मैं सोचता हूँ वो उसी को ले लेते हैं जी जी ऐसे, क्योंकि इस सवाल के लिए आज मैं तैयार नहीं। अच्छा चलिए। तो हाँ, वो लाने की जगजीत सिंह की गजल है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। ये जगजीत सिंह की क्या बात है, जबरदस्त। और अगर आज मुझसे कहिए तो आज तो मैं अपने नेता के लिए कहता हूँ कि जनता पुकारती है, अखिलेश आइए। जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, उसलिए तो आज हम लोग के लिए गाना यही है कि जनता पुकारती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और जनता को उस परेशानी से निकाले जिन परेशानियों को 9 साल में भाजपा की सरकार ने दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ और अब प्रश्न लेते हैं वर्तमान राजनीति से। आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। वर्तमान राजनीति 2024 में जो रही, आपकी पूरी तरीके से पीडीए के ऊपर केंद्रित रही। पीडीए मतलब आपका जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का आपने एक कैलकुलेशन दिया, और वहाँ 2024 में आपको काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। आपने बहुत अच्छी सीटें गठबंधन के साथ जीती। ये जो पीडीए पाठशाला आप लोगों ने शुरू की, अभी सरकार के जो ये डिसीजन था विद्यालय के मर्जर को लेके, उसमें आप लोग विद्यालय के अंदर पीडीए पाठशाला के अंदर जो आप लोगों ने खोली, वहाँ ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल ये पढ़ाने लगे आप। भाई, वहां तो बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए थी, तो शिक्षा का पाठ छोड़ के आप राजनीति का पाठ पढ़ाने लगे वहां पे। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब ए फॉर आजम खान, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, ये पढ़ाना कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं इसको थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम अवैध मदरसों को बंद करेंगे, और अवैध मदरसों को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया वो सब जानते हैं कि भाजपा ने किस सोच के लोगों को खुश करना चाहा, जिसके लिए मदरसों की शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया, मदरसों को बंद किया। वैध और अवैध मदरसे, शिक्षा कैसे अवैध हो सकती है? बुलडोजर भी चला, माननीय न्यायालय भी गए, वहां से रुकने का भी काम हुआ। और तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये शिक्षा के खिलाफ है। तब एक बड़ा जो उनका वोट बैंक है जिसको वो खुश करना चाहते तो खुश था। लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पीड़ित समाज के लोग हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के बच्चे वो ना पढ़ पाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे जूनियर या मेरे साथ के लोग उत्तर प्रदेश में बहुत से महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी हैं और प्राथमिक विद्यालयों में भी हैं।
तो इस बीच जब भाजपा की सरकार ने ये कदम उठाया तो सबसे पहले मैंने अपने साथियों को वीडियो कॉल की और मैंने कहा कई लोगों से कि अपने क्लास के बच्चों का परिचय कराओ मुझसे। उन्हीं ने मुझसे परिचय कराया और आप यकीन मानिए 90 से 95 बच्चे दलित समाज से, पिछड़े समाज से, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे यही प्राथमिक विद्यालयों में आ रहे हैं। तो ये शिक्षा किससे छीन रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी। और आपने जो सवाल पूछा कि हम ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, तो हम तो ए फॉर अखिलेश भी पढ़ाते हैं, ए फॉर अर्जुन भी पढ़ाते, ए फॉर आदित्य भी पढ़ाते, उसमें लेकिन भी वो दिखाई नहीं दिया ना कहीं नहीं पे आपके। मैं आ रहा हूँ उस बात पे। जी। आज हम आपके प्लेटफॉर्म पे हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं ना, पीडीए पाठशाला पे और समायोजन पे। ये गूंगी बहरी सरकार है और गूंगी बहरी सरकार जब हम कह रहे थे कि ये शिक्षा समायोजन के नाम पे विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, तो मुद्दा 1-2 दिन में ठंडा हो रहा था। उस पे चर्चा करके क्योंकि भाजपा का बहुत कंट्रोल है मीडिया पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो वो चाहती थी कि मुद्दा दब जाए, इस पे चर्चा ना हो। तो आखिर एक सोई हुई गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का आपके पास क्या तरीका है? आप कुछ ऐसे तरीके अपनाइए कि ये मजबूर हो। मैं कहता हूँ ये निगेटिव टॉपिक को ही लेके आए, उस पर चर्चा तो करें। तो हम चाहते थे कि चर्चा हो। हमने ए फॉर अखिलेश पढ़ाया, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया, तो आप आ गए चर्चा करने के लिए। चर्चा में बने रहने के लिए नहीं, चर्चा में बने रहने के लिए नहीं, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है, प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है। ये मदरसों को जब बंद कर रही थी तब भी हम लोगों ने खामोश हो गए। आज अगर हम खामोश हो जाएंगे कि प्राथमिक विद्यालयों का समायोजन हो रहा है, छात्रों की संख्या कम है, तो हम अन्याय करेंगे उस समाज के बच्चों के साथ, उस पूरे समाज के साथ। क्योंकि कल वो समय दूर नहीं है, क्योंकि 2010 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आने के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, जिनके पास पैसा था, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल ली, महाविद्यालयों को खोल लिया। तो वो भी समय दूर नहीं गया आप कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ग्रांट प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय बंद कर दो, क्योंकि शहर में तो बहुत से विश्वविद्यालय खुल गए, बीवीडी खुल गया है या दूसरे विश्वविद्यालय हैं नाम से। अब तो एक शहरों में दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस चल रहे हैं। तो वो समय भी दूर नहीं कि ये सरकार कहेगी कि इनकी शिक्षा की अब जरूरत नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। फिर आप प्राथमिक विद्यालयों को समायोजन क्यों कर रहे हैं? आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक से काम क्या लेते हैं? आप काम लेते हैं वोटर लिस्ट का, आप काम लेते हैं जब मोदी जी, योगी जी की रैली आ रही होती, पत्र जारी करते हैं आप कि ये पत्र जारी हुआ, आपको वहां चुनाव, वो ड्यूटी जैसे उनकी ड्यूटी है। भैया एक शिक्षक का काम क्या होता है? आप एक शिक्षक ही ऐसा है जिससे दुनिया भर के काम लिए जाते हैं, वोट के भी काम लिए जाएगा। तो उन शिक्षकों से गांव में जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, उन परिवारों से ये कहा है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। ये अभियान क्यों नहीं चलवाया जाता? चलाती है सरकार, ऐसा नहीं है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य भी। हाँ, उन्होंने कहा था कि आओ स्कूल चले, स्कूल चले अभियान है उनका। उस अभियान का क्या हुआ? स्कूल चले नहीं, स्कूल चले अभियान, फिर स्कूल बंद करे अभियान। यही तो अभियान चल रहा है। एक तरफ आपने कहा स्कूल चले अभियान, स्कूल बंद करे अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो आज ये बेटियों की शिक्षा को कौन रोक रहा है? सवाल इस बात का है कि शिक्षक का काम था, अगर आपको लगता है कि किसी विद्यालय में 50 से कम बच्चे हो रहे हैं, आप उन पत्र जारी करते हैं शिक्षकों को, उस जिले के डीआईओ से कहते या दूसरे अधिकारियों से कहते, जो बीएसए होता है उनसे कहते कि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम हो रही है, आखिर क्या कारण है, और छात्रों को शिक्षा के लिए अपने पास बुलाया जाए। सरकार तो कर रही है कि सरकार कहती है मिड डे मील दे रहे हैं जिसमें छात्र पढ़ने आए, यही तो तरीका है। स्कूल की ड्रेस मैं फ्री दे रहा हूँ कि जिसमें पढ़ने आए। तो इन बातों को आप लेकिन सरकार ने साक्षरता के मिशन को आगे बढ़ाया है, साक्षरता बढ़ी है। मतलब डबल इंजन की सरकार हो, मैं देखिए किसी पार्टी का फेवर नहीं करता, लेकिन आज प्रदेश में या देश के अंदर जो हमारे साक्षरता परसेंटेज है वो बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि जो सरकार ने जो नीतियां लाई हैं शिक्षा के प्रति वो कारगर सिद्ध हो रही हैं। सवाल ये है कि मॉडर्न स्कूल खुल गए हैं और ये बात सही है कि लोग जागरूक हुए, सरकार नहीं जागरूक हुई है, लोग जागरूक हुए। उनको लगता है कि बच्चों को हमारे पढ़ाने चाहिए।
एक गरीब और मजदूर का बेटा भी चाहता है कि उसका बेटा बेटी वो पढ़ जाए, वो स्कूल जाए, लेकिन फिर वो देखता है कि प्राथमिक विद्यालय में क्या है। हमने बच्चे को भेजा था अपने प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में, वहां हमने भेजा था मजदूर का बच्चा, गरीब हो, पीडीए समाज के बच्चे की पढ़ने जाएगा, कुछ बनेगा, पता चलता है उससे घास खिलवाई जा रही है। फिर पता चलता है किसी दिन टॉयलेट साफ कराया गया, फिर पता चलता है कि दरी पे बैठे हुए, उनके पास कुर्सी बैठने के लिए नहीं है, छत के पंखे गिरते हैं, छत का प्लास्टर गिरता है, टॉयलेट नहीं है वहां पे। तो सुविधाएं तो आप ऐसे तो बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील घोटाला भी हो जाता है, इसलिए हो सकता है ना पहुंच रहा हो, ड्रेस में भी घोटाला हो जाता है, इसलिए हो सकता है ड्रेस भी ना पहुंच रही। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? साक्षरता अभियान सिर्फ दीवारों पे जो वॉल राइटिंग आप देखते हैं वहीं तक है। चलिए साक्षरता आपकी अभियान बात को और आगे बढ़ाते हैं। आप जैसे आपका ये एजेंडा है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसको आपने बहुत ज्यादा प्रमोट किया और आज मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा एजेंडा भी है पीडीए, जिसके लिए वो तमाम बैठकें करते हैं, सारा कुछ करते हैं और आज हम पीडीए के हितैषी भी बन रहे हैं, जिसका पूरा लाभ आपने 2024 में उठाया। अब हम मुझे ये बताइए कि आज तक जो ये आपका जो दलित समाज है, इस दलित समाज के लिए आपने क्या क्या कार्य किए हैं कि उनके उत्थान के लिए? आप ही की सरकार में दलित आरक्षण का जो बिल था उसको फाड़ दिया गया, आप ही के पार्टी के लोगों ने फाड़ा उसको, इस बात से कहां डिनाई कर सकते हैं आप? और दूसरा, हाल ही में अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर जो आपके यहाँ नेता दिखे उनके पार्टी कार्यालय में, वो किसी और समाज के दिखते हैं, वहां पे भी दलित नदारत हैं। तीसरा प्रश्न मेरा इसी क्रम में है कि आज तक इतनी बड़ी पार्टी है, आप ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी ऐसी बड़ी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं। आज तक आप लोगों ने किसी भी एक दलित व्यक्ति को आपने कभी भी विधान परिषद भेजने के लिए क्या किया? आज तक बताइए किसी को आपने अगर विधान परिषद भेजा हो तो। लगातार काम भी कर रहे हैं, चाहे वो दलितों के मुद्दे रहे हों या अल्पसंख्यकों के हों या पिछड़ों के मुद्दे हों, सब पे काम कर रहे हैं, सब समाज को जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। और आज की तारीख में अगर पिछड़ों पे, दलितों पे कहीं अत्याचार हो रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी उसके लिए आवाज उठा रही है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में कहीं भी दलितों पे अगर अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले आवाज उठा रही है। हमारे सांसद के घर पे करणी सेना के लोग, या करणी सेना क्यों कहें, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि लखनऊ में एक आंदोलन हो रहा था करणी सेना का, यही पार्टी के लिए के आवाज घेरने के लिए आ रहे थे वो, और 1090 पर रोके जाते हैं तो वहां जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उन सब की सदस्यता चेक कर लिए, सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। चलिए उस पे भी आएंगे। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे आप एक पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और पिछले 25 सालों से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ आधिकारिक तौर से, क्योंकि आपने छात्र जीवन 2000 से चालू किया और कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी से प्रेरित थे। 25 साल हो गए, आपने सरकार भी देखी, आज आप विपक्ष में भी हैं। कोई मुझे एक ऐसा चेहरा बताइए जो आपका दलित चेहरा हो, जो आप ही की तरफ पार्टी प्रवक्ता हो और जो बहुत एक्टिव हो। ये बड़ी जिम्मेदारी वाला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जब देखिए, जब आपका सबसे बड़ा एजेंडा पीडीए है तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो दिखता है वो जो होता है वही दिखता है। आप मुझे बताइए कौन से ऐसे पार्टी आपके मजबूत पार्टी प्रवक्ता हैं जो डिबेट्स में देखे जाते हैं, जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं, देखिए, हमारी जो पैनलिस्ट की लिस्ट है, उस पैनलिस्ट की लिस्ट में दलित समाज से कई प्रवक्ता हैं। भारती जी भी हैं, उसमें अंबेडकर जी भी हैं, और भी लोग हैं, प्रजापति जी भी हैं, लेकिन पीडीए समाज से भी लोग हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं। हमने सबको उसमें जगह दी है। जहां तक दिखने ना दिखने का सवाल है तो देखिए, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर मैं घर बैठ जाऊं, आप कहिए मुस्लिम समाज से मैं प्रवक्ता के रूप में आता हूं, और अगर मैं चैनल पे ना जाऊं, या अपनी, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो लोग भी आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारी, ये तो पार्टी की संपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसका मेन मुद्दा ही पीडीए हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कोई पार्टी की मीटिंग बिना पीडीए की या कोई भी योजना बिना पीडीए के पूरी ना होती हो, वहां पे ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है समाजवादी पार्टी के ऊपर। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के पास संगठन है, हमारे पास बाबा साहब वाहिनी है जो लगातार पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम कर रही है। संतोष जाटव जी जिसके आपके प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, बहुत से लोग हैं, SC ST
एक्ट वो सभा भी हम लोगों की है, उसमें भी लोग जुड़ते हैं। चंद्रशेखर चौधरी हैं आपके हाँ, पास। वो भी उनको वहां भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग संगठन को भी उनकी जगह देने के लिए हमने इन संगठनों को बनाया, चलिए, अच्छी अलग से बात है। बनाया। तो आप आगे बढ़ाना संगठन चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल हम उनकी बात भी कर रहे हैं, उनके मुद्दों की भी उठा रहे हैं और उनको जगह भी दे रहे हैं अपने संगठन में। और आज मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े फक्र के साथ भी कह सकता हूँ कि जिस तरह से एक समय पे दलित समाज अपनी पार्टी किसी और पार्टी को समझता था, आज दलित समाज समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है और समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी के रूप में देख रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में वो अपने नेता को देख रहा है। अच्छी बात है। एक और प्रश्न है, चलिए डी की तो बात हमने कर ली, अब अल्पसंख्यक की बात करते हैं। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, ओपी राजभर जी। उन्होंने पीछे अभी समाजवादी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया है कि जो है जो मुसलमान है, जो अल्पसंख्यक है, वो साइकिल के कैरियर पे बैठ के सिर्फ साइकिल को धक्का देता है और जब सरकार बनेगी तो इनको अनदेखा कर दिया जाएगा। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। हाल ही में डॉक्टर संजय निषाद ने भी समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो हमेशा से राजनीति का शिकार होता हुआ है और शायद सरकार बनने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो मुसलमानों को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। देखिए, सवाल ये कि जो आप जिन नेताओं की आपने बात की, माननीय संजय निषाद जी है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो करियर पे भी नहीं बैठे सरकार में, उनको तो स्टूल भी नहीं मिल रहा है। हम स्टूल वाले ही मंत्री अगर उन्हें कह दें तो उनकी अपनी ही सरकार में पिछड़ों का आरक्षण खा लिया गया। शिक्षक भर्ती में खामोश थे, जब उनसे सवाल करो, कई बार डिबेट में मिलते थे उनके प्रवक्ता, तो वो उल्टा हम जो सवाल आपने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण, इन मुद्दों को उठाते थे, लेकिन वो इस पर जवाब नहीं देते थे कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला तो आप क्या कर रहे हैं। चुनाव जब लोकसभा का उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी, उनकी करारी हार हुई, तब ये दलों ने, अनुप्रिया पटेल भी उसमें शामिल थी, वो भी बोली कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब तक जनता ने जवाब नहीं दिया, पिछड़ों ने जवाब नहीं दिया ऐसे नेताओं को जो उनके समाज को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हो, खोखला दावा है हालांकि वो तब तक नहीं जब तक कि जनता ने उनको उनकी जमीनी हकीकत नहीं दिखा दी। अब आप जिस बात को कह रहे हैं, आपका सवाल ये है कि मुसलमान कहाँ हैं, तो मुसलमान, उसको अपनी जिम्मेदारी भी पता है, समाजवादी पार्टी उनके लिए काम भी कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जी, उनको बताना ये चाहिए कि मदरसों के जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, क्यों महीनों से सैलरी उनकी अटकी हुई है। कौन लोग हैं जो मुसलमानों को पीछे फेंकना चाहते हैं। आप विभाग के मंत्री, आप ही सैलरी नहीं दे रहे हो, सवाल भी आप ही पूछोगे, तो जवाब आपको देना है। आप सरकार में तो जवाब आप दे नहीं रहे कि आप उस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, तो जवाब आपको देना है। और जहां तक मुसलमानों को सवाल है, तो मुसलमान भरोसा करता है समाजवादी पार्टी पे, इसलिए भरोसा करता है क्योंकि हम समाजवादी पार्टी, मुसलमान का मुद्दा हो या पिछड़ों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, किसान, मजदूर या वंचित समाज का कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, अगर कोई खड़ा नजर आता है तो समाजवादी पार्टी नजर आती है। हम सुख दुख के साथ ही हैं। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, जब हम इस वर्ग, विशेष वर्ग की बात कर ही रहे हैं, तो हाल ही में कभी घटना होती है, आपकी एक जनप्रतिनिधि हैं इकरा हसन जी, उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की गई लगातार और उस पर सरकार मतलब ने जो कार्रवाई की होगी वो की होगी, लेकिन आप तो विपक्ष में थे, आप ही की पार्टी की वो जो है सांसद हैं और पार्टी खामोश रही। उसके ऊपर ना कोई सड़क पे आंदोलन हुआ, ना कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन किया गया। आपके एक जनप्रतिनिधि हैं, युवा जनप्रतिनिधि हैं इकरा हसन जी ने, और क्या मतलब, जैसे अगर मैं उस घटना को कंपेयर कर दूं डिम्पल यादव जी के प्रकरण से, तो डिम्पल यादव जी के लिए पूरे प्रदेश से कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई, लेकिन बहन इकरा हसन जिनको आप लोग कहते हैं उनके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई। देखिए, मैं ये कहूँगा कि महिलाओं के लिए और महिलाओं के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में ही 1090 जैसी सुविधा बनी, तो समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए लड़ती रही है। जहां तक सवाल है कि इकरा हसन के मुद्दे पे, वो पहले मुद्दा था कि करणी सेना के एक व्यक्ति ने उनके पे टिप्पणी की। समाजवादी अधिवक्ता सभा ने, जो हमारा संगठन है, सबसे पहले जाके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया और मुकदमा दर्ज भी हो गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसा व्यक्ति
जो या ऐसा संगठन जिनका काम ही वो गुंडाई करना, कभी वो किसी दलित के घर पे बुलडोजर लेके चले जाते हैं, कभी वो कोई महिला या अल्पसंख्यक महिला कह लीजिए, उनके उनके पर टिप्पणी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती, उनकी जो भाषा थी, जो कुछ वो बोल रहे थे, वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज से आती, तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। तो आखिर लोकतंत्र में और जहाँ संविधान है बाबा साहब का, वहाँ हमारे पास यही एक तरीका है। और इकरा हसन जी उस मुद्दे पे खुद भी लड़ी और पार्टी भी लड़ रही है, कानूनी लड़ाई है, हम उस मुद्दे को लड़ रहे हैं। आदरणीय डिम्पल यादव जी पे का मुद्दा जब आया तो जो भाजपा से जुड़े हुए संगठन जो चलाते हैं मौलाना साहब, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया। मैं खुद भी गया था गोमती नगर थाने में जाके मुकदमा लिखवा के आया। तो जो संगठन की जिम्मेदारी है, हम संगठन की जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं। कानूनी लड़ाई हमने इकरा हसन के मुद्दे पे भी लड़ी है, कानूनी लड़ाई हम आदरणीय डिम्पल यादव जी के भी मुद्दे पे लड़ रहे हैं। जो आवाज उनके लिए उठ रही थी वही आवाज आज उनके लिए। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से भी, कि मुसलमान वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है लेकिन समाजवादी पार्टी उनके मुद्दों पे खामोश हो जाती है, वो बोलती नहीं है। तो ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका ये काम है वो लगातार, और वो कहीं किसी दूसरे समाज से नहीं है, वो इसी मुस्लिम समाज से हैं जो कहीं ना कहीं किसी और संगठन के लिए या लोगों के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और कुछ लोगों को तो पोस्ट लिखने के पैसे भी मिलते हैं। गंभीर आरोप लगा नहीं, गंभीर बहुत, ये तो सबके सामने सब लोग जानते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको पोस्ट के नाम पे, कमेंट्स के नाम पे पैसे मिलते हैं, बहुत से लोग हैं, कॉमन चीज है। अब ये कोई मतलब ये कोई ऐसा कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं रहेगा भाजपा का। ये तो खुल गया है कि उनके लोग हैं सोशल मीडिया पे जो इस तरीके का काम करते हैं। अच्छा। बहुत से लोग हैं और वो लिखते हैं, वो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि समाजवादी पार्टी केवल वोट लेती है, हमें मुद्दों पर खामोश हो जाती। अरे भाई, कैसे खामोश हो जाती? संभल की घटना हुई, जितना आदरणीय अखिलेश यादव जी बोले, जितना कानूनी मदद की, जितना संसद के बाहर बोले, आप जिनको लोग उदाहरण देते हैं ओवैसी साहब तो खामोश थे, वो तो कोई नहीं बोला। कोई दूसरी मुस्लिम लीडरशिप और दूसरे जो लोग थे उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने बोला, इतना फ्रंट फुट पे आके हमने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लगातार बात की। तो ये वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का काम करते हैं। वो माहौल बनाते रहे लेकिन उसका कोई फायदा भाजपा को नहीं होने वाला। चलिए, अच्छी बात है, आपकी राय हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। सो प्रोफेसर साहब, अगर हम लोग उस समुदाय विशेष की बात कर ही रहे हैं तो आप ही के पार्टी के एक गद्दावर पूर्व बड़े नेता रहे हैं आजम खान साहब, उनकी स्थिति के ऊपर आप क्या कहेंगे, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज वही पार्टी उनके लिए क्या, मतलब किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी कहती है और हम हमेशा उनके लिए लड़ते रहे हैं, उनकी कानूनी मदद जितनी हो सकती सब समाजवादी पार्टी आज भी कर रही है। और मैं कहता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता पे इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना माननीय आजम साहब पे हुआ। जिस तरह के मुकदमे उन पे लिखे गए, उनके परिवार पे लिखे गए कि आजम साहब जा रहे थे, शराब की दुकान मिली और पति पत्नी ने गल्ला लूट लिया, बकरी चोरी, किताब चोरी। एक राजनेता पे जो कई बार मंत्री रहे हो, सांसद रहे हो, उनकी पत्नी सांसद रही हो, बेटा विधायक रहा हो, उन पे जिस तरह के मुकदमे लिखे गए वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और उस साजिश को वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी। इतने मुकदमे लिखे गए, समाजवादी पार्टी आज भी माननीय आजम साहब की, क्योंकि वो मामला कानूनी प्रक्रिया में चला गया, इसलिए उस मामले को समाजवादी पार्टी समय समय पे उठाती भी रहती है। उनकी कानूनी मदद जितनी हो सकती सब कर रही है। आज भी उनकी मदद हो रही है। अब्दुल्ला आजम बाहर हैं, उनकी पत्नी बाहर हैं। वो इसलिए भी बाहर हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगातार कानूनी मदद उनके जेल रहने पे भी करने का काम किया। और माननीय आजम साहब के खिलाफ भी 2 या 3 मामले और रह गए और हमें उम्मीद है कि माननीय आजम साहब वो जल्द ही बाहर आएंगे। अच्छा, अभी करंट हम राजनीति में बात कर रहे हैं तो एक राजनीति में मुख्तार अंसारी का परिवार काफ़ी दिनों से सक्रिय है, आप जानते ही हैं,
और अभी एक हाल के ही इंटरव्यू में, अभी उपचुनाव भी वहाँ होना है, उनके एक बेटे जेल में भी हैं, उनके ऊपर एक पूर्वांचल के नेता है, उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनके परिवार में काफ़ी कुछ स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका जो पारिवारिक स्थिति है इस समय, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्वांचल के नेता या पूर्वांचल के माफिया, देखिए हाँ, वो जानकारी हुई थी कि किसी जगह उन्होंने इस बात को कहा कि उनके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। किसी के परिवार में कुछ ठीक है या नहीं है, ये वो कैसे तय कर सकते हैं, या वो ब्रिजेश सिंह वो कैसे तय कर सकते हैं, ये कैसे बता सकते हैं? उनको किसने बताया कि उनके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है? भाई सवाल ये है कि हमारे परिवार में या आपके परिवार में, किसी के परिवार में क्या चल रहा है, ये तो परिवार जानता होगा। या तो वो झगड़ा सार्वजनिक रूप से आ जाए, कोर्ट कचहरी में चला जाए, मारपीट में आ जाए, कहीं कोई बात नजर आई हो, या कहीं किसी मंच पे किसी पार्टी में कोई विरोध नजर आया हो, मतभेद नजर आया हो, तो ऐसा तो कहीं नहीं है। तो हो सकता है उनको कोई सपना आया हो, कि आजकल सपने राजनीति में लोगों को ज्यादा आते हैं, तो उनको सपना आया होगा, तो उन्होंने सपने की बात बोल दी है। जहां तक हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात वहां पे नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जहां तक वहां पे बाई इलेक्शन होना है जी, और बाई इलेक्शन की वजह से उस परिवार के जो उनके छोटे बेटे हैं, उनको जरूर जेल भेजा गया। जिस मामले को कहते हैं कि सिग्नेचर फर्जी है, क्योंकि मैं कानून की पढ़े हूँ, तो मैं हमेशा जब कोई मामला आता है तो मैं सोचता हूँ कि इसका क्या मामला हो सकता है, क्या पक्ष है, विपक्ष है। तो आप और हमसे अगर कहा जाएगा सिग्नेचर फर्जी है, आपकी सिग्नेचर फर्जी, तो ये सिग्नेचर फर्जी है नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे या मैं डिसाइड करूंगा? आप कहेंगे कि फॉरेंसिक उसको चेक करा लिया जाए लैब में, तो फॉरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट चैलेंज हो जाती है, राज की अलग है, गेंद की अलग है, बहुत सी बातें हैं। और फिर आपने फॉरेंसिक लैब में जो दो सिग्नेचर को मैच करने के लिए बेचा है, सैंपल लिए, वो सैंपल कहाँ से लिए आपने तो नहीं बताया होगा, आपने कहा होगा हमने बैंक रिकॉर्ड से ले लिए। आप ये कह सकते हो बैंक रिकॉर्ड से लिए। दूसरी बात मैं फिर ये कहूंगा कि आप भी कभी कभी जब अपने अकाउंट का चेक किसी को काट के देते हैं तो पता चलता है वो बाउंस हो गया। क्यों बाउंस हो गया? तो पता चलता है मिसमैच था। आप भी अगर 10 सिग्नेचर कहीं करेंगे तो वो 10 सिग्नेचर एक जैसी नहीं होगी। तो जिस मुद्दे को लेके उनको भेजा गया, उन पर मुकदमा लिखा गया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो बाई इलेक्शन जीतना चाहती है, इसलिए वो साजिश कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। इस समय पूरे मतलब देश के अंदर एक चुनावी माहौल है, और वो बिहार एक प्रदेश है, वहाँ पे इस समय चुनाव है, उसको लेके आपकी क्या राय है? बिहार चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव जी अगले मुख्यमंत्री होंगे जी, और भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश जो पहले पकड़ में आ गई, ऐसा पहली बार हुआ। मैं कहूंगा चुनाव आयोग हर बार भाजपा की मदद करता है, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एक नया तरीका लाती चुनाव जीतने का, कि इस तरीके से ये चुनाव पिछली योजना से नहीं जीता जाएगा, एक नई योजना के साथ, एक नई रणनीति के तहत चुनाव आयोग को सम्मिलित करते हुए हम उस चुनाव को जीतेंगे। तो इस बार वो SIR लेके आ गए चुनाव से वक्त पहले, और सब जानते हैं कि बिहार के लोग मेहनत कश लोग हैं, मजदूर हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं। बिहार में इतने सालों से भाजपा की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी कभी कभी तारीफ करते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार जी दूसरी तरफ चले जाते हैं तो उसी को गुंडा राज भी कह देते हैं, लेकिन फिर जब आ जाते हैं तो फिर तारीफें करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ सरकारें उनकी चल रही हैं। बिहार के लोग आज भी दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। क्या वो अपने वोटर कार्ड को सही कराने के लिए या वोटर लिस्ट को सही कराने के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेके जो काम दूसरी जगह कर रहे हैं या मजदूरी दूसरी जगह कर रहा है, वो वापस आया होगा? अगर आपने उनका नाम काट दिया होगा, वो किसान, मजदूर, गरीब के लोग, जो पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके नाम आपने काट दिए होंगे, तो वो तो जब वोट डालने का समय आता है, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली में, मुंबई में यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, चुनाव के समय पे वो कहते हैं कि मुझे वोट डालने जाना है, इसलिए 4 दिन की छुट्टी चाहिए, या प्रचार भी करना, हमारे कोई जानने वाले चला तो 10 दिन की छुट्टी लेके बिहार जाना है, वोट डालने जाना है। तो क्या वो लोग लौट के आए होंगे अपना वोट सही कराने के लिए, या अपना नाम देखने के लिए कि वोटर लिस्ट से जो 63 लाख या 65 लाख वोट काट दिए हैं आपने, वो हैं? तो बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग ने जिस जल्दबाजी में
जिस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि समय आपने जो चुना वो सही नहीं है। आप एफआईआर कराना चाहते तो 1 साल पहले करा लेते, 2 साल पहले करा लेते। आपको चुनाव तो निर्धारित था कि 5 साल बाद ही होगा। ये तो था नहीं कोई कि मध्यवर्ती कोई चुनाव होने जा रहा था, तो आपको तो समय पता था। लेकिन जानबूझ के भाजपा ने एफआईआर कराया है, लेकिन क्योंकि विपक्ष सचेत था, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, इस मामले पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आपकी क्या राय है? देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे अब तो बड़े सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में, हमारे वोट बड़ी संख्या में हमारे समर्थन वाले वोट को काट दिया गया। आपने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने गलत बयान दिया, मैंने शपथ पत्र दिया पार्टी ने कि ये वोट थे, उसको जवाब आज तक कोई जवाब नहीं आया चुनाव आयोग की तरफ से। तो हम चुनाव आयोग को क्या समझे? हम उनकी पारदर्शिता पे, अगर वो कुछ अधिकारियों को हटा देते, उन पे कार्रवाई करते, तब मैं जानता क्या निष्पक्ष चुनाव रहा है। फिर अब लोकसभा चुनाव के बाद बाई इलेक्शन यहाँ हुआ। बाई इलेक्शन में क्या होता है? बाई इलेक्शन में किस तरह से लाठी डंडे बंदूक के दम पे लोगों को रोका जाता है। क्या हम भूले हैं उस जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा में बंदूक लेके और 2 महिलाएं सामने खड़ी हैं अपने वोट डालने के लिए, नहीं मैं वोट डालने जाऊंगी। वो कौन भूला उन तस्वीरों को? अयोध्या में चुनाव हो रहा था, कैसे चुनाव हुआ, किन किन लोगों ने वोट डाला, किनको वोट नहीं डालने दिया गया, कौन भूला है? रामपुर का चुनाव हुआ था, किसको वोट डालने दे रहे थे, किसको वोट डालने नहीं दे रहे थे आप। दूसरी जिन जगहों पे आपको पता है कि आप हार जाओगे, वहां पे आप वोट नहीं डालने दे रहे। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? भाई तो आज तो सबके हाथ में कैमरा है। पहले एक समय था कि केवल मीडिया के पास कैमरा होता था, आज तो पब्लिक के पास, सबके पास कैमरा है। तो आपके सबके पास कैमरा मौजूद है, सारे विजुअल आ जाते हैं। चुनाव आयोग भी तो देखता होगा। चंडीगढ़ की घटना थी, चंडीगढ़ की घटना में चुनाव आयोग का ही एक अधिकारी घपलेबाजी करता हुआ सामने नजर आया। अब तो आपने कह दिया विजुअल भी हम रिकॉर्ड पर नहीं रखेंगे। बड़े प्रश्न उठा रहे हैं इसी से। तो इसी में एक प्रश्न और है, मीडिया और न्यायपालिका की भूमिका में आप क्या बदलाव फिर महसूस करते हैं? जैसे आप मीडिया के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पहले की मीडिया और अब की न्यायपालिका जो दोनों है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आया है? पहले की मीडिया जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाती थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का बड़ा सा फोटो लगा के उस घटना को लिख के दिखाती थी। आज की मीडिया में हिम्मत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के खबर चला लें? आप बताइए, किसी चैनल में हिम्मत हो? सूचना विभाग का बहुत बड़ा बजट है, सब रुक जाएंगे। और जो चाहेगी आप भी जानते हैं, हम लोग भी, क्योंकि मीडिया और नेताओं का आपस में रिश्ते होते, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो बहुत सी बातें हम लोगों के बीच में होती हैं। खबर कौन सी उठानी है, कौन सी खबर गिरानी है, ये तो सुबह ही तय हो जाता है। और हम लोग क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपकी भी सरकारों में ऐसा ही होता था? हमारी सरकार में अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार में हमारे ही नेता के फोटो के साथ खबर कैसे चलती? अगर हम लोग इसी तरह काम करते, न्यायपालिका पे दबाव बना के रखे, मीडिया पे दबाव बना के रखा होता, तो हमारी ही सरकार में हमारे नेता की खबर फोटो के साथ थोड़ी चलती। फिर तो हम जो चैनल चलाता है, जैसे भाजपा आज काम कर रही है, हम भी कहते कि नहीं ऐसे नहीं चलेगी और तुम्हारा तो दाना पानी बंद कर देंगे। सूचना विभाग से जो तुम्हें पैसा मिल रहा है, जिनकी तुम सैलरी बांट रहे हो, सब कर रहे हो, सब बंद कर देंगे। हमने तो नहीं किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक पत्रकार मिलता है और वो इस बात को कहता है उनसे, आदरणीय अखिलेश यादव जी कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो पत्रकार कहता है कि मैंने आपकी सरकार में आपके खिलाफ खबरें लिखी, आपकी आलोचना की, लेकिन कभी आपके तरफ से हम लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, या सूचना विभाग से जो पैसा मिलता था, बजट मिलता था, कभी नहीं कटा। आज की तारीख में अगर हम कोई खबर सरकार के खिलाफ लिख देते तो सूचना विभाग से उनको मिलने वाली जो मदद है वो बंद हो जाती है। तो मीडिया की जो भूमिका है, उसके लिए आज जो विश्व स्वतंत्रता मीडिया सूचकांक बना हुआ है, उसमें हम इतने पीछे कैसे चले गए? तो ये सवाल तो मीडिया को खुद भी सोचना चाहिए। आज क्यों बड़े बड़े पत्रकार या आप जैसे पत्रकार, आप स्वतंत्र रूप से काम क्यों कर रहे हैं? आप किसी बड़े चैनल से या उससे क्यों नहीं जुड़े हैं? क्यों? क्योंकि आपकी जो स्वतंत्र आवाज है, आप जब वहां जाएंगे तो स्वतंत्र आवाज को झुकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो चैनल की विचारधारा है या चैनल ने जो उनका कमिटमेंट है दूसरों के साथ, उनको पूरा करना पड़ेगा। तो आज इसी वजह से जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो बड़े हैं, जहां स्वतंत्र रूप से जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं तो आज आप सारे मुद्दे पूछ रहे हैं।
आप कहीं सवाल में ये नहीं पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। तो ये सवाल तो मीडिया को खुद अपने लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर हमारी साख गिरी है या नहीं गिरी। और जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, तो मैं इस बात को जरूर महसूस करता हूं कि पहले जब हम लोग आंदोलन करते थे तो ये होता था कि भाजपा सरकारें मुकदमे लिखती थी, लेकिन हमें एक बात का पूरा भरोसा 100% भरोसा होता था कि हम न्यायपालिका जाएंगे तो न्यायपालिका से हमको न्याय 100% मिल। आज मैं इस बात को जरूर महसूस करता हूँ कि बहुत से ऐसे मुद्दे होते, पॉलिटिकल मुद्दे, जिन मुद्दों पे आप अगर न्यायपालिका जा रहे हैं तो उसमें न्याय मिलने में देरी हो रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि न्यायपालिका पे कोई पूरी तरीके से कोई उंगली उठा दे कि न्यायपालिका बायस हो गई, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन वहां भी एक बड़ी संख्या, और लेकिन न्यायपालिका से न्याय मिलता है। न्यायपालिका पे लोगों को, हम सबको आज भी भरोसा है कि न्यायपालिका से न्याय मिलता, लेकिन देर हो रही है, ये सवाल सब। चलिए, उसमें डिले है ये आप महसूस करते हैं। एक और मेरा आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है, जैसे आप 25 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपने आप को इस राजनीतिक जीवन में कहाँ देखते हैं आने वाले समय में? कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जहां से हम आपको देख पाएंगे समाज की सेवा करते हुए, चुनाव लड़ते हुए? मेरा प्रश्न सीधे आपसे है कि किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, एक लिमिटेड दायरे तक आप समाज की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं समाज के अंदर आना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे कौन सा क्षेत्र है जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, जहां तक मैं अपनी भूमिका, तो मैं हमेशा ये चाहूंगा कि कुछ बनूं या ना बनूं, मेरे नेता का जो मुझ पर भरोसा है 25 साल से, जो विश्वास है उनका, वो मेरा उन पे बना रहे, ये मेरी बड़ी उपलब्धि होगी। और 25 साल से वो भरोसा, वो विश्वास वो बना हुआ है। तो मैं हमेशा ये चाहूंगा कि मैं अपने नेता का वही कार्यकर्ता जो 2000 में उनके लिए झंडा उठाता था, उनकी जिंदाबाद करता था, और मैं अपनी अंतिम सांस तक समाजवादी पार्टी में रहूं, अपने नेता के लिए वफादार रहूं। जहां तक विधायक और सांसद बनने का सवाल है, तो हमारे नेता हमको पसंद करे तो मैं विधायक सांसद बन जाऊं, सब चीजें सही हो। और अगर उनकी नापसंदी हो जाए या उनकी नाराजगी हो जाए और मैं सांसद, विधायक, मंत्री भी बन जाऊं, तो वो बेकार है मेरे लिए। मेरी जहां तक सोच है कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं लखनऊ मध्य विधानसभा में रहता हूं, वही मेरी कर्मस्थली भी है, वही क्रिश्चियन कॉलेज भी है, और वहां मैंने काम भी किया है, लोगों के बीच में काम किया है। अब मैं लगातार उसी विधानसभा में काम कर रहा हूँ। वहां पे आदरणीय रविदास मल्होत्रा जी हैं, जो पुराने विधायक हैं, हम सब उनका सम्मान भी करते हैं। इमरजेंसी के समय में जेल में गए, वो उनका बड़ा लंबा इतिहास भी है। तो वो हर बार मुझसे ये बात कहते हैं कि ये अंतिम चुनाव मेरा है, अगली बार चुनाव तुम लड़ना। तो वो चुनाव हम 2012 से इंतजार कर रहे हैं। 12 से 17, फिर 22 में उन्होंने मुझसे कहा आखिरी चुनाव में लड़ रहा हूँ, अब मैं लड़ना। 24 में रविदास जी ने मुझसे कहा कि अब तो मैं सांसद बन जाऊंगा, विधानसभा चुनाव तुम लड़ना। तो अब 27 का चुनाव फिर सामने। तो मैं तो आपके इस चैनल के भी माध्यम से कहूंगा कि विधायक जी, अब तो अपने इस वादे को पूरा कीजिए, आप जगह खाली कीजिए, तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुझे वहां से टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूं। क्योंकि लंबा कार्यकाल, 25 साल हो गए आपको, छात्र जीवन से आते हैं, आप एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको अब समय मिलना चाहिए। 2027 में तो मतलब ये आपको पार्टी से कहना चाहिए कि अब बहुत हुआ है इंतजार, 27 में लड़वाए वो आपको मध्य से। नहीं, मेरा इंतजार 9 साल का हो गया, जो 2027 में 10 साल का हो जाएगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वो मुख्यमंत्री बने। तो हमारा जो मकसद है कि वो हमारा इंतजार, हम कार्यकर्ताओं का, उत्तर प्रदेश की महान जनता का, वो इंतजार खत्म हो। जो 10 साल का ये वनवास था, ये 10 साल का वनवास 2027 में समाप्त हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। और एक और इंतजार है और एक और सपना है कि मैं अपनी जिंदगी में आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनते देखूं, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र नेता इस समय मुझे नजर आते हैं पूरे विपक्ष की राजनीति में। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हैं और इंसाफ भी कर पाएंगे उस पद के साथ। जिस तरह से उनका लोगों के साथ जुड़ाव है, जिस तरह के वो मुद्दे उठाते हैं,
जिस तरह से सरकार को संसद में अकेले घेरने का काम कर रहे हैं, अकेले सरकार पूरी आदरणीय अखिलेश यादव जी के सवालों को जवाब नहीं दे पाती है। एक तरफ पूरी सरकार है, पूरी सत्ता है, पूरे मंत्री हैं, दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी जो उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो अकेले पूरी सरकार लग जाती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते लोकसभा में खड़े होकर कह जाते हैं। तो मेरा सपना है, वो सपना मैं चाहता हूँ पूरा हो, विधायक बनूं या न सांसद ना बनूं, लेकिन हमारे नेता वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 में बन जाए और देश के प्रधानमंत्री बने, यही मेरा सपना है। फिर सरकार होगी तो हो सकता है मेरा भी जो सपना है वो सपना भी पूरा हो। चलिए, अच्छी बात है। कुछ अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में या वर्तमान समय में महिलाओं के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है कि जो आजकल की महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो अपने आप को समाजवादी पार्टी के अंदर सहज राजनीतिक के रूप में देख सकें? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी वो लगातार जो हमारे महिला संगठन है उनको भी जिम्मेदारी दे रहे हैं। वो महिला संगठन भी काम कर रहा है, जो महिलाओं को जोड़ने का लगातार प्रयास जारी है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो महिला सभा की या प्रदेश अध्यक्ष हो महिला सभा की। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक छात्र नेत्री जो नेहा यादव है उसको सबसे पहले समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो शायद पहली बार हुआ कि किसी महिला को यूथ के इतने बड़े संगठन की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी। तो ये परिवर्तन है। बहुत से महिलाएं हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने 2022 में भी टिकट दिया। पहले वो छात्र राजनीति कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी से कि उनका पारिवारिक कोई बैकग्राउंड नहीं था, गरीब परिवार से थी, मध्यम परिवार से थी, छात्र राजनीति कर रही थी। लखनऊ में की बात कर लीजिए, इलाहाबाद की बात कर लीजिए, बहुत जगह ऐसे थे जहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाओं को लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है। और अभी जब महिला संगठन का मीटिंग थी पार्टी ऑफिस में, आदरणीय अखिलेश यादव जी समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो राष्ट्रीय प्रदेश की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मुझसे कहा कि आपके संगठन में एक बैठक थी। तो हमने कहा महिला सभा की बैठक थी। तो मुझसे कहने लगे कि इतनी महिलाएं समाजवादी पार्टी के पास कैसे आ गई। तो ये हमारे नेता के, हमारे संगठन के लोगों की मेहनत का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी में भरोसा बढ़ा है। और क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, भरोसा जताया, और भरोसा महिलाओं ने जताया उन पे कि भरोसा है उनको कि 1090 जैसी सुविधा दी महिलाओं के लिए जब हम सरकार में थे। बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया, उनको साइकिल देने का काम किया, तो उनकी शादी की भी व्यवस्था की, अगर उनको कोई जरूरत पड़ी तो उनकी कन्या विद्याधन भी हमने देने का काम किया। तो महिलाएं, बच्चियां जो हमारी पार्टी से लगातार जुड़ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनको सम्मान देने का काम कर रही है। हमारे नेता वो लगातार जो महिलाएं हैं उनको पार्टी में सम्मान दे रहे हैं। चलिए, अच्छी बात। एक अंतिम प्रश्न है हमारा आपसे। जैसे कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी के संबंध पार्टी कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छे रहते हैं। हाल ही में आपने भी देखा कि पार्टी में आपके कुछ विधायक हैं जिनको निष्कासित किया है। ऐसा क्या हो जाता है कि आपके पुराने लोग, यंग लोग जो पार्टी में कई दिनों से आपके साथ हैं और सक्रिय रहते हैं, और वो अचानक से पार्टी छोड़ देते हैं? नहीं, वो तो जो विधायक थे उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी। ऐसा नहीं कि वो किसी पार्टी की नीतियों से के वजह से पार्टी छोड़ के गए हो, ऐसा नहीं है। वो उनके, देखिए, जो कोई गया है तो आखिर वो जनता के सामने या अपनी विधानसभा क्षेत्र में क्या कहेगा, तो कुछ तो कहना है। जो सेठ थे जिन्होंने उनको लाभ पहुंचाया, जिसके वजह से वो वहां गए, वो सेठ ने उनको कहा क्या क्या दिया, क्या क्या उनको आर्थिक लाभ हुआ या क्या उनको आशियाना मिला, ये तो वो खुद जानते होंगे कि वोट के बदले उन्होंने क्या बेचा। सबसे पहले तो अपना जमीर बेचा, फिर उसके बदले उस जमीर को बेचने के बाद जो कुछ भी उनको मिला उसको उन्होंने ग्रहण किया। 2027 का चुनाव आएगा, जनता सूद समेत अपना जवाब ले लेगी, उनको जवाब दे देगी। ऐसे लोग, जितने लोग भी समाजवादी पार्टी से या आदरणीय अखिलेश यादव जी से धोखा करके गए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा 2027 में ऐसे कोई भी लोग विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, उनका राजनीतिक करियर यहीं समाप्त होगा। चलिए, अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर फखरुल हसन चांद जी, जो समाजवादी पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारी तरफ से इनको 2027 के चुनाव के लिए, मध्य क्षेत्र के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।
और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अपने राजनीतिक जीवन में भी आगे बढ़ें। अगले एपिसोड में हम फिर किसी खास मेहमान से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर साहब, आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।